क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चे तेल की कीमतें कम भी हो जाए तो भी आपके शहर के पेट्रोल पंपों पर दाम तुरंत कम क्यों नहीं होते? और क्यों दुनिया में चल रहा युद्ध अगर आज समाप्त भी हो जाए तो भी आपकी थाली का राशन और रसोई गैस इतनी जल्दी सस्ती नहीं होने वाली? आ, मैं हूं आपका होस्ट और आज 15 जून में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका फूलर एक्सप्रेशन, ये जो है इंडिया के जो इन्फ्लेशन पर जो है ये बात हो रही है। आज के इस सेशन में हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे बल्कि इस एडिटोरियल के हर उस पहलू के को आसान शब्दों में समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम और आपकी ज़िंदगी दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस में हम कवर करने वाले हैं, पहला, मई महीने में खुदरा महंगाई दर 3.93% तक क्यों पहुंची और इसके पीछे के असली विलेन कौन है। दूसरा, जो प्राइस है वो प्राइस पास थ्रू इफेक्ट क्या होता है, और ट्रांसपोर्टेशन और जो कमर्शियल एलपीजी है उसकी कीमतें कैसे रेस्तरां और बाकी चीज़ों को महंगा कर रही है। तीसरा है आरबीआई का न्यूट्रल स्टांस और डॉलर बेचकर रुपये को जो है संभालने की पूरी इनसाइड स्टोरी। और चौथा जो सबसे ज़रूरी बात है वो यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के नज़रिए से जो है इसके सभी कोर ग्रामर पॉइंट्स और क्रिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो बिना एक भी शब्द छोड़े, बिना किसी रटने की झंझट के, चलिए इस पूरे एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहला क्या है, फूलर एक्सप्रेशन। फूलर एक्सप्रेशन जो है यहाँ जो बताया जा रहा है, यहाँ भारत में बढ़ती हुई जो महंगाई है उसका असली और पूरा रूप, मतलब पूर्ण रूप जो है ना, वो फूलर एक्सप्रेशन है। यहाँ एक्सप्रेशन में भाव भंगिमा वगैरह नहीं है, ये उसका रूप बता रहा है, ये पूरी तरह से उसका असर बता रहा है। ठीक है ना, वो अब पूरी तरह से सामने आने लगा है। ठीक है, और ये जो है मुख्य रूप से भारत की जो महंगाई है यानी कि मुद्रास्फीति जो है उसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैपिड डिक्लाइन इन, रैपिड मतलब तेजी से, डिक्लाइन मतलब कमी, जो इन्फ्लेशन में है यानी कि महंगाई में है, एपियर्स प्रतीत होता है कि वो असंभावित है यानी कि संभावना नहीं है उसकी। इवन इफ द वॉर एंड्स, भले ही जो है वार खत्म हो जाए, यानी कि अगर दुनिया में चल रहा है जो ये युद्ध है वो समाप्त हो भी जाता है, तब भी भारत में महंगाई बहुत जल्दी या तेजी से नीचे नहीं आएगी। महंगाई के बने रहने के कई अन्य घरेलू और बाहरी कारण भी है। समझ गए बात को? चले चलते हैं मेन पैराग्राफ में। इंडिया का जो मे रिटेल इन्फ्लेशन है, भारत का जो मे रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कितना परसेंट है? 3.9%, मतलब ऑलमोस्ट 4% है, ऑलमोस्ट 4%। ये जो है ना हाईएस्ट है इन द करेंट सीपीआई सीरीज में, एंड रफली मतलब लगभग जो है 15 मंथ जो है हाई में है। यदि इसकी तुलना की जाए प्रीवियस सीरीज से, मतलब पिछले सीरीज से अगर तुलना की जाए तो ये 15 मंथ के हाई में है। और इसका जो मे रिटेल इन्फ्लेशन जो है, ये इसका मेन जो वर्ब है यहाँ से शुरू हो जाता है, हैज़ बिगन। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट, इसने जो है रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्या द पास थ्रू इफेक्ट, पास थ्रू इफेक्ट अभी आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मतलब कि इसमें जो लग रहा है यानी कि महंगाई का जो क्या कहेंगे आप, जो मतलब कि आप जो इसमें महंगाई का जो असर दिख रहा है ना, वो उसका जो इफ़ेक्ट है, अब जो आम लोग जो खरीदेंगे कोई भी सामान, उस पर उसको चुकानी पड़ेंगी, और मतलब कोई आम आदमी तक जो है इसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। तो वही चीज़ है पास थ्रू इफ़ेक्ट ऑफ सर्जिंग फूड। सर्जिंग फूड मतलब हो गया बढ़ते हुए फूड और फ्यूल कॉस्ट का, मोर क्लियरली, और ज़्यादा स्पष्ट रूप से, देन इन प्रीवियस मंथ्स, यानी कि जो पिछले मंथ था उसके अपेक्षा इस मंथ से। तो शुरू करते हैं इसको।
तो पूरी तरह से तो इंडिया का जो यानी कि भारत में जो है जो मई महीने की जो खुदरा महंगाई है यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन है वो यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो आम जनता सीधे सामान खरीदते समय देती है जो महंगाई, ठीक है ना, वो 3.93% में पहुंच गई है। ठीक है, ये तो पूरी तरह से पता है। ये जो है ये क्या है, यह मौजूदा सीपीआई जो सीपीआई है ना, ये करंट सीपीआई मौजूदा सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना प्रणाली में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, द हाईएस्ट इन द करंट सीपीआई सीरीज। ये जो मौजूदा सीपीआई की जो गणना प्रणाली है उसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ एक चीज़ और कहा जा रहा है, यदि इसे मतलब कि एंड रफली अ 15 मंथ हाई, और ये जो है ना लगभग 15 महीनों, ठीक है ना, अगर लेकिन ये कब, यदि हम इसे मतलब इफ कंपेयर्ड विद द प्रीवियस सीरीज। ठीक है, कहने की ये बात हो रही है, ये जो मतलब कि ये जो पुरानी प्रणाली से जो है अगर तुलना करें, ठीक है, यानी कि प्रीवियस सीरीज से अगर तुलना करें तो यह लगभग 15 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, और इस बढ़त से जो है साफ पता चलता है कि खाने पीने की चीज़ों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब बाजार में दुकानों और उपभोक्ताओं तक पूरी तरह पहुंचने लगा है। हैज़ बिगन टू रिफ्लेक्ट द पास थ्रू इफेक्ट, यानी कि ये जो है क्या हो गया है, बाजार में जो दुकान जो हैं और जो उपभोक्ता हैं यानी कि कंज्यूमर हैं उस तक इसका जो इफेक्ट है, इस कीमत का जो असर है यानी कि पास थ्रू जो इफेक्ट है वो पूरी तरह पहुंचने लगा है। ठीक है, मोर क्लियरली देन इन प्रीवियस मंथ्स, यानी कि जो पिछले महीनों में इतना साफ नहीं दिख रहा था लेकिन अब जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो गया है, मोर क्लियरली देन इन प्रीवियस मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर कहा जा रहा है, हाउएवर हालांकि लास्ट मंथ का जो होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स जो है, होलसेल समझते हैं ना, एक तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई और एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स, ठीक है ना, यानी कि थोक बाजार की महंगाई। ठीक है ना, तो कह रहा है कि हाउएवर लास्ट मंथ का जो होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स जो है, जो कि पहला है अंडर द न्यू WPI सीरीज के तहत एंड ड्यू, और ये अपेक्षित था लेटर दिस मंथ, इस महीने के अंत में, अलोंग साइड्स मतलब कि इंडियाज फर्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि भारत का जो पहला PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ साथ अलोंग साइड के साथ साथ ये अपेक्षित था, मतलब एंड ड्यू लेटर दिस मंथ। ठीक है, शुड रिवील हाउ मच ऑफ द प्राइस शॉक प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स कंटिन्यू टू एब्जॉर्ब, यानी कि कितना ज़्यादा जो है प्राइस शॉक जो है यानी कि इसका जो धक्का है वो प्रोड्यूसर्स और जो होलसेलर्स हैं वो अभी भी लगातार इसको झेल रहे हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि थोक बाजार की महंगाई जो है जो आंकड़े हैं, ठीक है, यानी कि जो नए WPI सीरीज के तहत पहली बार आएंगे और इस महीने के अंत में भारत के पहले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक के साथ जारी होने वाले हैं। ठीक है ना, वे हमें असली कहानी बताएंगे। ठीक है, वे जो है शुड रिवील, ये जो है असली कहानी बताएंगे, मतलब वो सामने लाएंगे हम। ठीक है, तो उनसे यह साफ होगा कि कच्चे माल की जो बढ़ती कीमतों का जो झटका है, ठीक है ना, जो कीमतों का जो झटका लगा है उसे खुद सामान बनाने वाले यानी कि सामान बनाने वाले कारखाने हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स और जो थोक व्यापारी है होलसेलर्स अपनी जेब से कितना बर्दाश्त कर रहे हैं और कितना ग्राहकों पर डाल रहे हैं, ये चीज़ जो है अब पता चलेगा। सो टू रिवील हाउ मच ऑफ द प्राइस शॉक, ठीक है, ये जो झटका है कीमत का वो प्रोड्यूसर्स और जो होलसेलर्स जो है वो अभी भी लगातार उसको झेल रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। ठीक है,
मतलब कि इसमें आते हैं मई का जो फूड इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, मई का जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि मई में जो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की जो बात करें तो वो जो है बढ़ा है कितना, फास्टर क्लिप, फास्टर मतलब तेज़ी से, मतलब बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है टू 4.78% फ्रॉम 4.20% इन अप्रैल। अप्रैल में जो है यानी कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो मई में जो खाद्य पदार्थ की जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। अप्रैल में ये कितना थी, 4.22%, मतलब 4.20 है, ठीक है ना, जो मई में बढ़कर जो है ये 4.78% पर पहुंच गई, ठीक है। यानी कि जो खाने पीने का सामान जो है पिछले महीने के मुकाबले या तुलना में बहुत महंगा हुआ है। वाइल ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन, जबकि जो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन है वो क्या है, बढ़ा है कितना, 1.75% आफ्टर अ मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल। यानी कि अप्रैल में थोड़ा सा कमी आने के बाद ये जो है ना 1.75% बढ़ा है। अ सब डिवीजन विद इन द सेक्टर, ये जो है एक सब डिवीजन है सेक्टर के अंदर ही, वो क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, जो सामानों के लिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होता है उसके लिए, ठीक है, वो कितना बढ़ा है, 7.63%, ठीक है, जो सिग्नल देता है, संकेत देता है ग्रोइंग प्राइस पास थ्रू का, यानी कि बढ़ते हुए प्राइस के पास थ्रू का। यानी कहने का ये मतलब है जहां एक तरफ जो है पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की जो महंगाई में मई के दौरान 1.75% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि क्या हुआ था अप्रैल में इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है, ठीक है। वहीं इसी क्षेत्र के अंदर आने वाले एक खास हिस्सा था, यानी कि एक सब डिवीज़न था इसी क्षेत्र मतलब कि इसी क्षेत्र के अंदर आने वाला एक खास हिस्सा, सब डिवीज़न जो था, यानी कि कहा जा रहा है कि माल ढोने वाले गाड़ियों की सेवाओं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स, ठीक है, जो माल ढोने वाले जो गाड़ी होते हैं उनकी सेवाओं के लिए जो है वो क्या हुआ, 7.63% का भारी उछाल आया, ठीक है, जो यह इशारा करता है या ये मतलब कि सिग्नल देता है ग्रोइंग प्राइस पास थ्रू का, ठीक है, यानी कि ये इसमें ये इशारा सामने इस क्या कहते हैं, संकेत देता है कि कंपनियां जो है अब ईंधन की बढ़ी हुई कीमत का बोझ सीधे भाड़े पर डाल रही है, पास थ्रू इफेक्ट इसी को कहते हैं, ठीक है। This was largely driven by the four tranches of petrol and diesel price increases beginning in mid May, ठीक है। ये क्या है, ये जो मतलब कि ये जो मुख्य रूप मतलब कि क्या कहते हैं, दिस वाज लार्जली मतलब मुख्य रूप से जो है ना यह क्या हुआ है, ड्रिवन हुआ है बाय द 4 ट्रांचेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इंक्रीजेस बिगिनिंग इन मिड मई, यानी कि ये जो मुख्य रूप से मध्य मई में जो है शुरू हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की 4 किस्तों या 4 चरणों द्वारा ये बढ़ाया गया है या 4 चरणों में ये बढ़ा है। यानी कहने का है कि जो माल ढुलाई की कीमतों में जो ये भारी उछाल आया है ना, उसका मुख्य कारण था कि मई के मध्य से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार यानी कि 4 किस्तों में बढ़ोतरी की गई थी। इसी ईंधन की बढ़ी कीमत ने इस ट्रांसपोर्ट महंगाई को बढ़ाया। समझ गए बात को? सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण बात है ये सिग्निफिकेंटली, जो जब भी आप सेंटेंस के शुरुआत में कोई भी अगर वर्ब आता है तो पूरे सेंटेंस को जो है वो क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, यानी कि ये एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो सिग्निफिकेंटली मतलब इट इज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंटली द शार्प राइज इन कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस, ये जो बहुत ही तेजी से जो बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस में, लगभग 1300 रुपया पर 90 केजी सिलेंडर के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट करती है अन इंक्रीज ऑफ ओवर 75% सिंस फरवरी, यानी कि फरवरी से जो है सब 75% की बढ़ोतरी को ये दिखाती है। अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड, ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड होगा इन्फ्लेशन में, महंगाई में, कहाँ पर, रेस्टोरेंट्स में और होटलों में, एकोमोडेशन सर्विसेज में, सर्विसेज कैटेगरी में, विच स्टूड एट 5.7%, जो कितना में है,
5.7 मतलब कि 5.75% में था। द सेकेंड हाईएस्ट डिवीजन आफ्टर पर्सनल केयर, जो कि सेकेंड हाईएस्ट डिवीजन है पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज के बाद। कहने की ये बात हो रही है कि मतलब कि ये जो कमर्शियल एलपीजी यानी कि होटलों और दुकानों में जो इस्तेमाल होने वाले जो 19 किलोग्राम के जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, उसके दामों में बहुत भारी बढ़त हुई है। फरवरी से अब तक इसमें करीब 1300 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है, 1300 रुपये की, ठीक है ना, जो कि 75% से भी ज़्यादा की बढ़त है। इस महंगी व्यावसायिक गैस का सीधा असर जो है अब रेस्टोरेंट में खाना खाने और होटलों में रुकने की कीमतों पर दिखने लगा है, जिसकी महंगाई दर 5.75% पर पहुंच गई है। यह जो है पर्सनल केयर जैसे कि साबुन, तेल, ये सब जो है और अन्य फुटकर सामान वाली कैटेगरी यानी कि जो 18.46% पर है के बाद देश में महंगाई का सबसे दूसरा बड़ा, ठीक है, मतलब महंगाई का जो दूसरा सबसे बड़ा जो है क्षेत्र बन गया है। समझ गए बात को? इन इन्फ्लेशन इन द लेटर कैटेगरी, ये जो लेटर कैटेगरी में ना, मतलब बाद वाले कैटेगरी में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के कितना है, यानी कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज में ये कितना बढ़ गया, 18.46%, मतलब 18.5% सोचिए। ये रिफ्लेक्ट करता है सोरिंग प्रेसियस मेटल प्राइसेस का, यानी कि जो ये जो कैटेगरी है पर्सनल केयर और फुटकर सामान और वो सेवाएं जो है, उसमें जो महंगाई दर 18.46% के जो बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण सोने, चांदी जैसी कीमती धातुओं के दामों में आई भारी तेजी है। समझ गए? डोमेस्टिक एलपीजी, जो डोमेस्टिक एलपीजी जो हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, उसका जो सेकेंड प्राइस रिवीजन हो, पहले एक बार और बढ़ा था और इसके बाद दूसरी बार बढ़ा है, ठीक है ना। सेकेंड प्राइस रिवीजन जो है वो 29 रुपीज़ का किया गया है अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। विल लाइकली फाइंड अ फुलर एक्सप्रेशन इन जून्स कंज्यूमर फूड प्राइस इन्फ्लेशन। ये जो है ना जून के, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाले जो रसोई गैस है, जो एलपीजी मतलब डोमेस्टिक एलपीजी है, के दामों में इस महीने की शुरुआत में जो दूसरी बार 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई, उसका असली और पूरा असर जो है हमें आने वाले जो जून महीने, अभी तो जून चल ही रहा है, जून महीने के जो खाने पीने के सामानों की महंगाई के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। ठीक है। ऑल दो पैराग्राफ चेंज करते हैं। ऑल दो मेज का जो इन्फ्लेशन है, हालांकि जो मई में जो इन्फ्लेशन है रिमेन्स बिलो द आरबीआई 4% टारगेट एंड विद इन इट्स 2 to 6% टॉलरेंस बैंड, द आरबीआई रिटेन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एट इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, सिग्नलिंग कंसर्न ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर प्राइस प्रेशर्स। यहाँ तक है। तो कहने का ये बोल रहा है कि जो भले ही जो मई की महंगाई दर 3.9% हो गई हो, ठीक है ना, वो अभी भी जो है भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके 4% का जो टारगेट होता है ना, उससे अभी नीचे है। ठीक है, रिमेन्स बिलो द आरबीआई 4% टारगेट एंड विद इन इट्स 2 to 6% टॉलरेंस बैंड। और जो है ये क्या है, उसके जो मतलब कि आरबीआई द्वारा जो तय किए गए जो एक सुरक्षित दायरा है, यानी कि 2 से 6% के बीच का, उसके अंदर ही है। ठीक है, ये अंदर ही है। तो इस वजह से जो है, इसके बावजूद जो है मई का इन्फ्लेशन जो है इतना होने के बावजूद आरबीआई ने क्या किया है, अपना न्यूट्रल स्टांस जो है वो बनाए रखा है। यानी कि न्यूट्रल स्टांस मतलब तटस्थ मतलब कि रुख बनाए रखा है, यानी ना तो ब्याज दरें घटाई है और ना ही बढ़ाई है। ठीक है। अपने लेटेस्ट मतलब नवीनतम जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में, ठीक है, जो सिग्नल करता है, संकेत देता है कंसर्न ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर प्राइस प्रेशर। ऐसे मतलब कि इससे संकेत यह मिल रहा है कि वो भविष्य में जो है महंगाई के दोबारा बढ़ने के खतरों को लेकर वो चिंतित हैं। यानी कि कंसर्न ओवर द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ फर्दर, आगे का प्राइस प्रेशर, यानी कि जो कीमत का जो दबाव पड़ने वाला है, यानी कि महंगाई के दोबारा बढ़ने का जो खतरा है, उसको लेकर वे चिंतित हैं।
समझ गए? चलिए, इट्स इंटरवेंशन, उनका जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप जिसको कह सकते हैं, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, यानी कि जो मतलब क्या कहेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार में जो आरबीआई ने जो हस्तक्षेप किया है, ठीक है ना, कैसे किया है? थ्रू डॉलर सेल्स, यानी कि डॉलर को बेचकर, यानी कि अपने पास जो जमा डॉलर है उसको बाजार में उन्होंने जो मतलब उसने जो बेचा है, हैज़ मीनवाइल हेल्प, इस बीच जो है हेल्प किया है, शोर अप मतलब सहारा देने में रूपी को, ठीक है, रूपी को सहारा देने में, उसको मजबूती लाने में, उसमें वो हेल्प किया है। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, जो कि एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन वाला करेंसी है, सिंस द यूएस इजरायली कॉन्फ्लिक्ट विथ ईरान एस्केलेटेड। कब से? जब से यूएस और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब युद्ध जो है ईरान के साथ, वो एस्केलेट हुआ है, मतलब उसमें उछाल आया है, एक तरीके से बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो है ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया था, इंडिया का सबसे खराब, ठीक है। द करेंसी बोल रहा है, करेंसी जो है इन विच द करेंसी विच ब्रीफली अप्रोच्ड 97 रुपीज टू द डॉलर इन मे इज नाउ ट्रेडिंग क्लोजर टू 95 टू 96, यानी कि जो भारतीय जो रुपया है ना, जो मई के महीने में कुछ समय के लिए गिरते हुए $1 के मुकाबले जो है वो 97 रुपये के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया था। अब जो है आरबीआई की कोशिशों के बाद अब संभल कर 95 से 96 रुपया प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार कर रहा है। द सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार जो है हमारे, may nevertheless draw some comfort from the fact that core inflation, which excludes food and fuel, remained relatively contained at around 3.8 to 3.9% in May, largely unchanged from the recent months। यानी कि ये जो मतलब कहा जा रहा है कि ये जो सेंटर है, यानी कि केंद्र सरकार जो है, इस बात से उसको थोड़ी बहुत राहत मिली होगी, यानी कि द सेंटर में नेवरदलेस, मतलब यहाँ नेवरदलेस इसके बावजूद जो है सेंटर को वो कुछ कंफर्ट मिल सकता है, राहत मिल सकता है इस बात से, फ्रॉम द फैक्ट दैट कोर इन्फ्लेशन जो होता है, यानी कि मूल महंगाई दर जो है, ठीक है, विच एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल, यानी कि जो जिसमें जो है बार बार बदलने वाले जो खाने पीने और पेट्रोल डीजल के दामों को शामिल नहीं किया जाता है, वो रिमेन रिलेटिवली कंटेंट, वो जो है अपेक्षाकृत रूप से है वो कंटेंट था, यानी कि नियंत्रण में रहा था, एट अराउंड 3.8 टू 3.9% इन मई, ठीक है ना, लगभग 3.8 से 3.9%, ठीक है, मई में। लार्जली अनचेंज्ड फ्रॉम रिसेंट मंथ्स, जो कि पिछले कुछ महीनों के मुकाबले जो लगभग वैसे ही है, उसमें कोई बड़ा उछाल नहीं आया, ठीक है। दिस कोइंसाइड्स, ये जो है ना, दिस कोइंसाइड्स, कोइंसाइड का मतलब एक साथ होना, ठीक है ना, दिस कोइंसाइड्स विथ साइंस ऑफ अ यूएस ईरान रेप्रोचमेंट एंड अनइंटरप्टेड शिपिंग थ्रू द हॉर्मुज। रेप्रोचमेंट जो है एक आपका फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश में अपना लिया गया है, ठीक है। तो ये जो कोर महंगाई दर का जो काबू में रहना जो है, दिस उसी के लिए आ रहा है ये, ठीक है ना। दिस जो है यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये मतलब कि कोर इन्फ्लेशन की स्थिरता की ओर इशारा करता है, और ये बताता है कि इसके साथ साथ किया हुआ है कि इसके साथ साथ जो है एक संकेत मिले हैं यूएस ईरान के रेप्रोचमेंट का, ठीक है ना, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बातचीत या रिश्ते सुधरने के संकेत मिले हैं, एंड अनइंटरप्टेड शिपिंग थ्रू द हॉर्मुज। और किसके संकेत मिले हैं? ये जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी जो हैं समुद्री रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का आना जाना बिना किसी रुकावट के जारी है, इसके संकेत मिले। तो ये दोनों चीज़ साथ में हुए हैं, येट फिर भी, ठीक है, फिर भी क्या हुआ है, अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है वो बना हुआ है, ठीक है, अनिश्चितता बनी हुई है ओवर वेदर ईरान में इम्पोज फीस, कि क्या ईरान जो है वो
मतलब कि शुल्क लगा सकता है या फिर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रांजिट पर, यानी कि आवागमन पर, थ्रू द वाटरवे, इसके जो वाटरवे है उसके थ्रू, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, विच कुड कीप फ्यूल प्राइसेस एलिवेटेड फॉर एनर्जी इंपोर्टिंग नेशन सच एज इंडिया। यानी कि भारत जैसे जो देश हैं, जो कि इंपोर्ट करने वाले देश हैं, उनके लिए जो है फ्यूल प्राइसेस जो है एलिवेटेड रहेगा, यानी कि बढ़े हुए रहेंगे। मतलब ये कहने की बात है कि फिर भी अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ठीक है, अनसर्टेनिटी परसिस्ट। किस बात को लेकर? कि वे ओवर वेदर, कि कहीं ईरान उस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई नया टैक्स यानी कि फी या करे प्रतिबंध न लगा दे, ठीक है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन न लगा दे ऑन ट्रांजिट थ्रू द वाटरवे, ठीक है। अगर ईरान ऐसा करता है तो भारत जैसे देश जो हैं, जो अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनके लिए ईंधन की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है। समझ गए बात को? इवन इफ क्रूड प्राइसेस क्रूड प्राइसेस जो है, यहाँ तक कि अगर क्रूड प्राइसेस जो है वो सॉफेन होता है, यानी कि उसमें गिरावट आती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होते हैं, और अनलाइकली, इसकी संभावना नहीं है कि वो जो है तुरंत जो है रिटेल प्राइस को रिवर्स करे, यानी कि वापस मतलब कि रिवर्स करे, मतलब कि कम करे रिटेल प्राइस इंक्रीजेस को, एज दे सीक टू रिकवर लॉसेस, क्योंकि वो चाहते हैं अपने मतलब कि घाटे की भरपाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ के बात को? इवन इफ मतलब कि यहाँ तक कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो जाती, यानी कि सॉफेन हो जाती है, तब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं पेट्रोल डीजल के खुदरा दामों को तुरंत यानी कि इमीडिएटली कम नहीं करेगी। इसकी वजह यह है कि वे पहले अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान हुए अपने पुराने नुकसानों की भरपाई करने की कोशिश करेगी, ठीक है। एलपीजी प्राइसेस टू, एलपीजी प्राइसेस में भी क्या है, में रिमेन स्टिकी, वो भी जो है ना, वो भी, उसकी भी कीमत जो है आने वाले समय में ऊंचे स्तरों पर ही अटकी रह सकती है, स्टिकी बनी रह सकती है, ठीक है ना, मे रिमेन स्टिकी, ठीक है, यानी कि उसमें जल्दी कटौती होने की उम्मीद नहीं है। 10 इस तरह, ठीक है, इस तरह जो है जबकि जो प्रॉस्पेक्ट्स है, जो संभावना है फॉर ए ड्यूरेबल पीस, यानी कि अस्थायी शांति और स्थिरता का, मे हैव इम्प्रूव्ड, वो शायद इम्प्रूव हुआ हो, और रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अपीयर्स अनलाइकली, यानी कि जो एक अस्थायी शांति की संभावनाएं जो है वो सुधरी हुई हो सकती है, लेकिन जो महंगाई, ठीक है, महंगाई का जो दबाव जो है अभी कुछ समय तक अर्थव्यवस्था पर बना ही रहेगा, यानी कि रैपिड डिक्लाइन जो इन्फ्लेशन में है वो क्या होगा, अनलाइकली प्रतीत होता है, असंभावित प्रतीत होता है। तो यह था आज के द हिंदू के एडिटोरियल इंडियाज, मतलब कि ये जो फुलर एक्सप्रेशन है उसका पूरा लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आज हमने न सिर्फ महंगाई के आंकड़ों को आसान शब्दों में समझा, बल्कि उसके पीछे के ग्लोबल कारणों, आरबीआई के कदमों और उन सभी जरूरी ग्रामर पॉइंट्स को भी देखा जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अब आपकी बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आप सभी को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। जो भी छात्र इसका सही और सटीक जवाब देगा उसके कमेंट में मैं अपनी अगली वीडियो की शुरुआत में स्क्रीन पर फीचर करूंगा, जो तो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आज के इस सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और इकोनॉमी के ये कठिन कॉन्सेप्ट आसान लगे हों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस सिचुएशनल ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से पढ़ने का मौका मिले। और हाँ, रोज़ सुबह ऐसे ही मतलब कि आज तो लेट हो गया, लेकिन सुबह ऐसे ही विस्तार से एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल सुबह ठीक इसी समय मिलेंगे, लेकिन उसके पहले जो है
आपको वर्ड्स की तरफ ले चलते हैं। वर्ड्स में शुरुआत में बताना भूल गया। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, निरंतरता या बने रहना, कॉन्टिन्यूएशन या इंड्योरेंस या फिर पेरिशेबिलिटी, ठीक है ना। और इसका जो एंटो हो जाएगा सेसेशन, डिसकंटिन्यूएशन या टर्मिनेशन। तो ये पेरिशेबिलिटी इसको छोड़ दीजिए, ये उतना सही नहीं बैठ रहा है इसमें, ठीक है ना। इंड्योरेंस ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन सही है। पास थ्रू जो होता है लागत का आगे बढ़ना, यानी कि प्रोसेस ऑफ टर्निंग इनडायरेक्ट और इनपुट कॉस्ट इनटू फाइनल रिटेल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसमिशन या स्पिल ओवर। एंटो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन या रिटेंशन या कॉन्टेनमेंट। मार्जिनल का मतलब मामूली, बहुत कम, स्लाइट, माइनर या नेग्लिजिबल। एंटो हो जाएगा सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल या मेजर। ट्रांचेस मतलब किस्तें, हिस्से या चरण, स्लाइसेस, इंस्टॉलमेंट्स या पोर्शंस। इसका एंड हो जाएगा होल, इंटायरिटी या टोटल। रिटेन का मतलब बनाए रखा, मेंटेन, प्रिजर्व, कैप्ड। एंड हो जाएगा रिलीज्ड, अबेंडन, रेलिंक्विस्ड। श्योर अप का मतलब सहारा देना, मजबूत करना, सपोर्ट, स्ट्रेंथन या फिर रीइंफोर्स। एंड हो जाएगा वीकेंड, अंडरमाइन या डिस्टेबलाइज। स्केलेटेड मतलब तीव्र होना या बढ़ जाना, इंटेंसिफाइड, हाइटेंड या एग्रेवेटेड। एंड हो जाएगा डी स्केलेटेड, डिक्रीज या फिर डिमिनिश्ड। रेप्रोचमेंट का जो मतलब होता है मेल मिलाप, संबंधों में सुधार, रिकॉन्सिलिएशन, कॉर्डियलिटी या फिर फेलोशिप। एंड हो जाएगा स्ट्रेंजमेंट, हॉस्टिलिटी या फिर एलिनेशन। सॉफ्टन का नरम पड़ना, कम होना, मॉडरेट, ईज या फिर डिमिनिश। एंड हो जाएगा हार्डन, इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन। स्टिकी का जो मतलब होता है रेसिस्टेंट, यानी कि जिद्दी होता है ये, यानी कि जो आसानी से नीचे न गिरे, तो रेसिस्टेंट हो गया, रिजिड हो गया या फिर इनफ्लेक्सिबल हो गया। इसका एंड हो जाएगा फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल या फ्लूइड, ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस में मतलब फाइंड अ फुलर एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है पूरी तरह से व्यक्त होना या असली और पूरा असर सामने आना। द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस का जो इम्पैक्ट है विल फाइंड अ फुलर एक्सप्रेशन, वो सामने आएगा इन नेक्स्ट मंथ का मैन्युफैक्चरिंग डाटा में, ठीक है। पास थ्रू इफेक्ट का जो मतलब होता है लागत को ग्राहकों पर डालने का प्रभाव, यानी कि रोलिंग प्रोसेस वेयर बिजनेस ट्रांसफर इट्स इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट लाइक रॉ मटेरियल्स और फ्यूल डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है। लॉजिस्टिक कंपनीज जो है वो सफ़र कर रहा है। एंड पास थ्रू इफेक्ट ऑफ डीजल जो है, डीजल हाइक्स का जो है, इज मेकिंग डेली ग्रोसरीज एक्सपेंसिव, ठीक है ना, यानी कि रोजमर्रा का शासन जो है, राशन जो है वो महंगा हो रहा है। एट ए फास्टर क्लिप का मतलब बहुत तेज गति से, तेजी के साथ। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द कंट्रीज का जीडीपी जो है स्टार्टेड ग्रोइंग एट अ फास्टर क्लिप, ठीक है। श्योर ऑफ का मतलब सहारा देना। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू सब्सिडीज, नया सब्सिडीज लाया है ताकि जो है स्ट्रगलिंग एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो सहारा दे सके, ठीक है। स्टिकी प्राइसेस का मतलब जिद्दी कीमतें, यानी कि ऐसी कीमतें जो बाजार सुधरने पर भी आसानी से नीचे नहीं गिरती, ठीक है। इवन दो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो गिर के 10% से भी नीचे आ गया है, रिटेल फ्यूल प्राइसेस जो है वो अभी भी वहीं बना हुआ है ड्यू टू पास्ट लॉसेस, ठीक है। ड्रॉ कंफर्ट फ्रॉम का मतलब तसल्ली मिलना या किसी बात से राहत या तसल्ली पाना, यानी कि ऑल्दो कोर वोकेबलरी इज़ टफ, हालांकि जो मूल वोकेबलरी है, कोर वोकेबलरी वो कठिन है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उसको राहत मिल सकती है फ्रॉम द फैक्ट, इस बात से कि दैट रेगुलर प्रैक्टिस मैक्स इट इजी, कि रेगुलर प्रैक्टिस जो है इसे आसान बना देता है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी वोकेबलरी को मजबूत करते रहिए और मेहनत जारी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।